हे भगवान, ये क्या गर्मी है। लगता है मनाली जाने से पहले यमराज से मिलना पड़ेगा। सासू माँ, यही तो असली दिल्ली का स्वैग है। स्टेशन की धूल और गर्मी में भी चमक बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हारे जैसे लोग इस स्टेशन को मेला बना देते हैं। हर जगह कैमरा कैमरा। भाभी जी, कैमरा नहीं, यादें कैद हो रही है। ट्रेन का सफर है, कोई बोर्ड एग्जाम नहीं जो सेल्फी नहीं लेने देंगे। दोनों देवरानी जेठानी साथ में तो समझे पूरा डिब्बा कॉमेडी क्लब बन जाएगा। बस ट्रेन में चढ़ लें, फिर लड़ाई झगड़े यहीं छोड़ देना। अभी दीपक इतना कहता ही है कि तभी वहां पर एक कुली आ जाता है। कहाँ जाना है साहब? मनाली। 5 लोग, 5 बैग, 1 बहस, सब ले चलो। क्यों नहीं मैम साहब। इसके बाद वो कुली उन सभी को ट्रेन के अंदर अच्छे से बैठा देता है और अपना पैसा लेकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही अब ट्रेन के अंदर दोनों देवरानी जेठानी के बीच खिड़की वाले सीट के लिए तू मैं हो जाती है और आखिर में काजल खिड़की के पास बैठ जाती है जहां रेखा भौहें चढ़ा रही होती है। काजल, खिड़की की सीट मेरी थी, मैंने पहले नंबर देखा था। भाभी जी, सीट नंबर भले आपका हो पर हवा सबकी होती है। हर बात में मजाक अच्छा नहीं होता, तो फिर आप कभी हंसती क्यों नहीं? तभी उनकी सास बीच बचाव करते हुए बोलती है, बस करो तुम दोनों, एक ट्रेन में बैठी हो, कहीं प्लेटफॉर्म पे ना उतार दूं। मम्मी इन दोनों को छोड़ दो, ये जहाँ जाती हैं वहीं सीरियल चालू हो जाता है और हम बस साइड कैरेक्टर बन के रह जाते हैं। दीपक की बातें सुनकर दोनों देवरानी जेठानी शान बैठ जाती हैं और वहीं ट्रेन अपनी तेज रफ्तार से ट्रेन की पटरी पर दौड़ रही होती है कि तभी कुछ देर बाद काजल सभी से बोलती है, चलो भाभी जी, अंताक्षरी खेले। आप देखिए मेरी टीम कैसे फोड़ती है। भला ये क्या बात हुई काजल? गाना सिर्फ गले से नहीं आता, संस्कार से आता है। तो संस्कार की शुरुआत ग से होनी चाहिए। गुड़ से मीठी जेठानी की बातें। ये सुनकर सब हंस पड़ते हैं। अंताक्षरी का खेल शुरू हो जाता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देवरानी हमेशा कहे मेरी वजह से हुआ होगा। ये क्या बात हुई भाभी? आप देखिए मैं इसका जवाब कैसे देती हूँ। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल से हम अमीर हैं। बहुत खूब बहू, अब बेटा तुम दोनों भी कुछ सुना दो। क्यों नहीं माँ, मैंने चलती फिरती हुई आंखों में अज़ा देखी है। मैंने जन्नत को नहीं देखी है लेकिन माँ जरूर देखी। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, मतलब गजब, मजा आ गया। अब ये सुनिए। हाँ ठीक हूँ इतना कहने पर मानती है माँ, हाँ ठीक हूँ इतना कहने पर कहाँ मानती है माँ, क्योंकि धड़कने उसी की है, सब जानती है माँ, सब जानती है। जीते रहो मेरे बच्चों, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। माँ जी, अब आप भी कुछ सुना दीजिए। अरे अरे क्यों नहीं, चलो अब मैं गाऊंगी। बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, 2 बहू का एक सीट पे रहना बड़ा मुश्किल, दिन भर ये लड़ाई करे, कर दे सबका जीना मुश्किल, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल। अरे वाह माँ जी, आप तो बाथरूम सिंगर निकली सच में। अरे हाँ, आपने तो हमारे ऊपर ही गाना छाप डाला। हाँ तो क्या, मैंने भी अपने जमाने में बहुत से गाने गाए हैं। इसी तरह ट्रेन में सास बहू मिलकर बहुत हंसी मजाक करते हैं और ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और ट्रेन पूरी रफ्तार से पटरी पर चल रही होती है। ऐसे ही रात का समय हो जाता है जहां ट्रेन के यात्री अपने अपने सीट पर जाकर बैठकर आराम कर रहे होते हैं। वहीं काजल खिड़की के पास बैठकर मोबाइल चला रही होती है। रेखा किताब पढ़ रही होती है। सामने की सीट पर एक बुजुर्ग महिला ऊँघ रही होती है। उनके पास एक पुराना सा थैला है। वो धीमे से बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे राम, ये स्टेशन बदल गए लेकिन चोर की आत्मा नहीं बदली। अचानक ट्रेन थोड़ी झटके से रुकती है। सब थोड़ा हिलते हैं।
कुछ मिनटों के लिए बत्ती भी हल्की सी डिम हो जाती है। उसी दौरान एक आदमी मुंह ढककर अम्मा का बैग चुपचाप उठा लेता है और कोच के दूसरे छोर की तरफ बढ़ता है। किसी को भनक तक नहीं लगती। 10 मिनट बाद बूढ़ी अम्मा नींद से उठती है और इधर उधर देखती है। अरे अरे, मेरा बैग कहाँ गया? अरे कोई है? हे बाप रे, चोर! कोई मेरा थैला ले गया। बुजुर्ग की आवाज सुनकर सभी चौंकते हैं। काजल और रेखा दोनों उठकर अम्मा के पास आती है। अरे अम्मा जी, क्या हुआ? घबराइए मत, बताइए क्या बात है? बेटिया, मेरा बैग, उसमें मेरी पूजा की मूर्ति थी, बेटे का दिया पुराना मोबाइल, कुछ रुपए और मेरी दवा थी बेटा। अरे बाप रे, इस ट्रेन में भी चोर घुस आते हैं क्या? भाभी जी, ट्रेन थोड़ी देर पहले एक छोटे स्टेशन पर रुकी थी, शायद वहीं पर कोई चढ़ा होगा, या तो वही चोर था। चलो देखते हैं, कोच में कोई संदिग्ध है क्या? जिसके बाद काजल और रेखा दोनों ट्रेन के गलियारे में एक्शन मूड में निकल पड़ती हैं। साथ में राकेश भी उठ जाता है। वही कोच के दूसरे छोर में एक आदमी बैठा है, सिर पर टोपी, मुंह पर मास्क, बार बार अपनी सीट से उठता है, खिड़की की तरफ देखता है और उसके पास एक नीला थैला भी है जो अम्मा के थैले से मिलता जुलता है। भाभी जी, वो जो कोने में बैठा है ना, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, बार बार पसीना पोंछ रहा है। भला चलती ट्रेन में कौन पसीना बहाता है? काजल आगे बढ़ती है और चुपचाप से उसके पास जाती है। रेखा थोड़ा पीछे रहती है। अरे भाई साहब, ये आपका बैग बहुत प्यारा है, मेरी अम्मा का भी ऐसा ही था, वही रंग, वही साइज। ये सुनकर चोर घबरा जाता है और बैग खींचकर पकड़ लेता है। न न न न न न न न न ना बहन जी, ना बहन जी, ये मेरा है। मेरी 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 बीवी ने दिया है इसे। तो फिर दिखाओ जरा, क्या क्या रखा है इसमें, शायद हमें भी अपनी बीवी याद आ जाए। जिसके बाद आसपास के सभी यात्री जाग जाते हैं और चोर हकलाता है, डरता है। तभी राकेश आता है और धीरे से बैग खींचता है और वो बैग खोलने पर अंदर एक पुरानी भगवान की मूर्ति, बूढ़ी औरत की दवाइयाँ, एक साड़ी और नगद पैसे मिलते हैं। बिल्कुल वही जो अम्मा ने बताई थी। अरे चोर कहीं के, तू तो बच गया था, लेकिन हमारी जोड़ी से नहीं बच पाया। मैडम, गलती हो गई, मैंने सोचा कोई देख नहीं रहा था तो इस बैग को कहीं गायब कर दूं यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, ट्रेन में शोर क्यों मचा रखा है? साहब, ये रहा चोर, इसने बूढ़ी अम्मा का सामान चुराया है, पकड़ लीजिए इसे। इस प्रकार टीटी और कुछ यात्री चोर को पकड़ लेते हैं। साथ ही रेलवे पुलिस को सूचना दे देते हैं और इस प्रकार से बूढ़ी अम्मा को बैग वापस मिलता है। वो काजल और रेखा का शुक्रिया अदा करती है। बेटिया हो तुम, भगवान तुम्हें सुखी रखे, बहुएं ऐसी ही होनी चाहिए। देख रही हूँ, मेरी दोनों बहुएं जब एक साथ होती है तो चोर भी भागने की जगह ढूंढता है। काजल, हम दोनों की जोड़ी तो सीआईडी से भी तेज निकली। बिल्कुल भाभी जी, बस फर्क ये है कि हम गुनहगारों को पकड़ने के साथ साथ रिश्तों को भी जोड़ लेते हैं। सच कहूँ तो आज दोनों बहुएं मेरे लिए हीरोइन बन गई है। ऐसे ही समय बीतता है। अब ट्रेन में लंच का समय हो जाता है, जहाँ रेखा और काजल के डिब्बों से महक उठ रही होती है। भाभी जी, ये मटर पनीर मैंने खुद बनाया है। तुमसे तो मुझे चाय बनवाने में भी डर लगता है। भाभी जी डरिए मत, खाइए, अगर जिंदा रह गई तो बाकी भी टेस्ट करिएगा। मम्मी, रेखा भाभी आज काजल की बनाई चीज खा रही हैं। ये तो चमत्कार हो गया। लगता है मनाली का असर पहले से ही शुरू हो गया है। अब हम मनाली में बस एंटर ही करने वाले हैं। हाँ, बहुत मजा आने वाला है। और इस प्रकार सभी बातें करते हुए खाना खा लेते हैं। कुछ समय बाद ट्रेन मनाली पहुंच जाती है और वो सभी मनाली पहुंचकर बहुत एंजॉय करते हैं। हे भगवान, लगता है दिल्ली की गर्मी छोड़कर सीधे फ्रिज में आ गई हूँ। सासू माँ, यहाँ एसी नहीं है, ये प्राकृतिक ठंडक है। रिश्ता भी ऐसे ही ठंडा होना चाहिए ना कि गरम ताने बाने से भरा। काजल, तुम तो अब फिलोसोफर हो गई हो। कभी कभी रिश्तों की किताब पढ़नी पड़ती है भाभी जी, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा सीख रिश्ते से मिलती है। ये सुनकर सावित्री देवी गंभीर आवाज में बोलती है। बहू, आज मन कर रहा है कुछ कहूँ। कहिए सासू माँ, कहीं फिर से ट्रेन वापस तो नहीं लेनी?
नहीं बिटिया, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अक्सर तुम दोनों की नोक-झोंक से परेशान हो जाती थी, लेकिन इस सफर ने मुझे दिखा दिया कि तुम दोनों जैसी बहुएं तो किसी वरदान से कम नहीं है। सासू माँ, आपने कब हमें ऐसे खुले दिल से देखा था? आज बहुत अच्छा लग रहा है। बहू वही नहीं होती जो चुपचाप सहती रहे, बहू वो होती है जो वक्त पर बोल भी सके और रिश्तों को जोड़ भी सके। तुम दोनों ने ये साबित कर दिया। हम भी आपकी बेटियां ही हैं माँ जी, बस तरीका थोड़ा अलग है। इस प्रकार तीनों गले लग जाते हैं। वहीं पीछे से दीपक और राकेश भी आकर उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। मालकिन, घर का सारा काम हो गया है, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? हाँ रमा, जा सकती हो। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है। वो मालकिन, हाँ मेरी तबीयत कुछ दिनों से लगातार खराब है। अरे रमा, तुम अपना थोड़ा ध्यान रखो। तुम्हें तो पता है ना कि चंचल बिटिया का रिश्ता तय हो गया है और अब तो घर में और भी ज्यादा काम बढ़ गया है। अब ऐसे में अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा? हाँ हाँ मालकिन, मुझे पता है, आप फिक्र मत कीजिए। मैं काम को ऐसे आप पर नहीं छोड़ूंगी। आखिर चंचल बिटिया की शादी की बात है, आप फिक्र मत कीजिए। बस रमा, मुझे यही सुनना था। ठीक है, अब तुम जाओ। इसके बाद रमा अपने घर की ओर जाने लगती है और कुछ देर में वो अपने घर पहुंच जाती है। माँ, आप आ गई? आज आने में बड़ा ही देर लगा दिया आपने। वो बिटिया, तुझे तो पता है कि सरपंच जी की बेटी चंचल का अभी हाल ही में रिश्ता हुआ है, जिस वजह से घर में शादी जैसा माहौल है और काम भी कुछ ज्यादा है। आते वक्त मालकिन से उन्हीं बातों पर चर्चा कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। अच्छा ठीक है, अब आप आराम कीजिए। अरे बिटिया, सारी जिंदगी तो अब मुझे आराम ही करना है। मुझे तो बस इसी चीज की फिक्र सताती रहती है कि तेरी शादी कैसे मैं करूंगी। अब तेरी भी उम्र तो शादी के लायक हो गई है। अभी रमा इतना कहती ही है कि तभी उसका पति भोला चलते हुए आता है और कहता है, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी के भी किस्मत में कोई ना कोई अच्छा लड़का जरूर होगा। हम भी अपनी बेटी की अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे, तू फिक्र मत कर। तू ये सोच सोच कर ही तो अपना खून सुखा लेती है। अरे देख, बिल्कुल बीमार सी हो गई है। हाँ माँ, बापू ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, आप छोड़िए इन बातों को और जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए। मैं आप दोनों के लिए खाना परोसती हूँ। ऐसा कहकर कुसुम सभी के लिए खाना निकालती है और सभी एक साथ मिलकर खाना खाते हैं और फिर सभी लोग सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह होती है, जहाँ कुसुम की माँ रमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, आपको तो बुखार भी है। आप आज मालकिन के घर पर काम करने नहीं जाओगी? अरे बेटी, अगर मैं काम पर नहीं जाऊंगी तो ऐसे कैसे चलेगा? कल को तेरी भी मुझे शादी करनी है। उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं काम पर नहीं गई तो मालकिन पैसे काट लेंगी। वैसे भी उनके घर में शादी का माहौल है। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, आप आज आराम कीजिए। मैं आपके बदले मालकिन के घर पर जाकर सारा काम कर दूंगी। पर बेटा, तू तो जानती है ना। रमा ने अभी इतना कहा ही था कि बीच में कुसुम दोबारा बोल पड़ती है। हाँ माँ, मुझे सब पता है, आप फिक्र मत कीजिए। चंचल मेरी बचपन की सहेली है। हाँ, वो थोड़ी घमंडी जरूर है, लेकिन दिल की साफ है। ठीक है फिर बेटी, ध्यान से जाइयो और समय पर आ जाइयो। जी माँ। ऐसा कहकर कुसुम सरपंच के घर पर चली जाती है और सुबह से लेकर दोपहर तक वो उनके घर पर काम करती है। तभी दोपहर के समय सरपंच की बेटी चंचल वहाँ पर आ जाती है। माँ, मुझे शॉपिंग पर जाना है, आप मेरे साथ कुसुम को भेज दीजिए। पर बेटी, घर का काम कौन करेगा? वो सब मुझे नहीं पता, बस कुसुम मेरे साथ जाएगी तो जाएगी। आपको तो पता है ना कि मेरी शादी होने वाली है।
मुझे अभी अपनी शादी के लिए ज्वेलरी, चूड़ी, बिंदी, ये तक कि लहंगा भी खरीद कर लाना है। इसलिए आप चुपचाप से कुसुम को मेरे साथ भेज दीजिए। अरे जाने दो भाग्यवान, नहीं तो तुम्हारी बेटी पूरा घर पर सर उठा लेगी, मतलब पूरा सर पर घर उठा लेगी। अरे तुम तो उसका स्वभाव जानती ही हो ना, फिर भी तुम उसके साथ लगी हुई हो, हैं? अरे जा बेटी जा, तू कुसुम को अपने साथ ले जा जा। इस तरह जिद करके चंचल कुसुम को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। दरअसल चंचल गांव के सरपंच नरेश की बेटी थी। सरपंच की बेटी होने की वजह से चंचल में बहुत घमंड भी था। वो अक्सर अपने गरीब दोस्तों को अपने अमीरी का रौब दिखाते रहती थी। वहीं कुसुम एक किसान की बेटी थी। इसके बावजूद भी वो चंचल की बहुत अच्छी दोस्त थी, क्योंकि कुसुम चंचल की किसी भी बात को नहीं काटती थी और उसका हर एक कहा मानती थी। भैया, ये झुमके कितने के हैं? 100 रुपए जोड़ी है। एक काम कीजिए, ये वाला और वो वाला, ये दोनों तीनों दे दीजिए। देख कुसुम, ये झुमका मुझ पर कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है। चंचल ले लो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वो तो लगेगा ही, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। आखिर गांव की सरपंच की बेटी हूँ, मुझ पर सब कुछ अच्छा लगता है। तुझे पता है, मेरे पिताजी ने मेरी शादी के बारे में बहुत कुछ सोचा हुआ है। उन्होंने मेरा रिश्ता गांव के दूसरे जमींदार के बेटे से किया है। वहां मैं राज करूंगी, राज। वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं तुझे ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तू तो एक गरीब नौकर की बेटी है, जो हमारे यहाँ मात्र एक नौकर है। तू ये सब बातें नहीं समझेगी, क्योंकि तुझे पता है कि तेरी शादी इसी गांव के किसी किसान के बेटे से होगी। हाँ, एक ये काम जरूर कर सकती हूँ मैं। अपने ससुराल जाकर अपने पति से बात करके ये कह दूंगी कि अगर हमारे यहाँ कोई नौकर है तो वो तेरी शादी उनसे करवा दे। इससे तुझे कहीं और काम ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कुसुम चंचल की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। वो जानती थी कि चंचल का स्वभाव कैसा है। कुछ देर बाद चंचल एक बड़े से लहंगे की शोरूम में जाती है। भैया, एक बहुत ही अच्छा एक्सपेंसिव लहंगा दिखा दीजिए। ऐसा दिखाइएगा कि आसपास के लड़के मुझे देखते रह जाए। मैडम जी, हमारे दुकान का सबसे महंगा लहंगा है और ये पूरे 2 लाख रुपए का है। ये तो बहुत ही सुंदर लहंगा है। ये लहंगा मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा, पर मैं तो अभी बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। इसे पहनकर देखने की मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एक काम करती हूँ, कुसुम, ये लहंगा तू पहनकर दिखा। अगर सही लगेगा तो मैं यही ले लूंगी। पर ये इसे कैसे पहन सकती हूँ मैं? ये तो तुम्हारे दुल्हन का लहंगा है ना? अरे जब मैं कह रही हूँ तो पहनने में हर्ज क्या है? मैं तुझे कह रही हूँ ना। वैसे भी इतना महंगा दुल्हन का लहंगा तेरे जैसे गरीब का हो भी नहीं सकता। ये तो मैं तुझे एक मौका दे रही हूँ, सिर्फ पहनकर दिखाने के लिए। इस तरह चंचल कुसुम को काफी फोर्स करती है और कुसुम वो ब्राइडल लहंगा लेकर ट्रायल रूम में पहनने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वो लहंगा पहनकर बाहर आने लगती है तो उसकी नजर कोने में रखी हुई एक पर्स पर जाती है। कुसुम से पहले एक अधेड़ उम्र की औरत ट्रायल रूम से बाहर निकली थी। कुसुम उन्हें आवाज लगाती है, आंटी जी, ये आपका पर्स। ये आप शायद अंदर भूल गई थी। अरे हाँ, ये मेरा पर्स है। शुक्रिया। उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है मेरी। वैसे तुम्हारा क्या नाम है बेटी? हाँ जी, मेरा नाम कुसुम है। बहुत ही अच्छा नाम है। यहाँ तुम क्या अपनी शादी का लहंगा पसंद करने आई हो? ये लहंगा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। जी, ये मेरा लहंगा नहीं है, ये हमारे गांव के सरपंच जी की बेटी का है। उनकी शादी है, वो अपना लहंगा लेने आई हुई थी। वो थोड़ी थकी हुई है, इसीलिए ये लहंगा मुझे पहनकर उन्हें दिखानी है। बस वही देख रही थी कि तभी मेरी नज़र आपके पर्स पर पड़ गई। अच्छा, वैसे कौन से गांव की हो तुम? जी, हम लोग जोधपुर गांव से आए हैं। जोधपुर गांव से? अच्छा, वहाँ के सरपंच जी तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कि तभी चंचल गुस्से में वहां आ जाती है। अरे, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ लहंगे को निहार रही हो। अरे तुम जैसे गरीब भूल कैसे जाते हैं
कि तुम्हारी हैसियत नहीं है इतने महंगे लहंगे को पहनने की। ये सिर्फ मैंने तुम्हें पहनकर दिखाने के लिए बोला था। इतना महंगा खरीदने की तुम्हारी हैसियत नहीं है। ये लहंगा सिर्फ मैं ही खरीद सकती हूँ। अपने सपने से बाहर आओ। मैंने देख लिया ये लहंगा तुम पर अच्छा लग रहा है। जाओ इसे बदल कर आओ। वो औरत देखती रह जाती है कि चंचल कुसुम से बहुत बुरी तरह बात कर रही है। कुसुम की आंखों में शर्म से आंसू आ जाते हैं और वो वापस ट्रायल रूम में लहंगा बदलने के लिए चली जाती है। अगले दिन कुसुम तैयार होकर जब चंचल के घर जाने लगती है, तभी उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। आंटी जी, आप और यहाँ? आपको मेरे घर के बारे में कैसे पता चला? सब बताती हूँ, पहले घर के अंदर तो ले चलो। जी बिल्कुल। इतना कहकर कुसुम ममता और उसके बेटे को घर के अंदर ले आती है। माँ, पिताजी, ये मुझे शहर में जिस दुकान से चंचल ने जो लहंगा लिया था ना, वहाँ मिली थी। नमस्ते। कल कुसुम से मिलने के बाद कल मैं इसे भूल ही नहीं पाई। घर जाकर मैंने अपने पति और बेटे से इस बारे में बात की। बहन जी, भाई साहब, मैं कुसुम को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे हर्ष के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगती हूँ। ये बात सुनकर कुसुम के माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। शहर के इतने बड़े अमीर खानदान से उनकी बेटी का रिश्ता आया था। हर्ष को भी कुसुम बहुत पसंद आती है और यकीनन कुसुम दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, मानो गुलाब की पंखुड़ी हो। इस तरह हर्ष और कुसुम का रिश्ता तय हो जाता है। चंचल की शादी के तुरंत बाद कुसुम की भी शादी हो जाती है। चंचल अपने पति के साथ कुसुम की शादी अटेंड करने के लिए आई थी। आओ चंचल, अपनी बेस्ट फ्रेंड से नहीं मिलाओगी? देखो कैसा लग रहा है। मेरी बहू का लहंगा पूरे 5 लाख का है। तुम्हारे कितने का था वैसे? जी जी, वो मेरा इससे कम का था, 2 लाख का। अच्छा आंटी जी, मुझे मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं, हम लोग बस निकल ही रहे थे। चंचल इस तरह से मुंह लटकाकर वहां से चली जाती है। दरअसल आज चंचल को बहुत ही अच्छा सबक मिला था। आज उसकी अमीरी धरी की धरी रह जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि समय बड़ा ही बलवान होता है। जिस गरीब कुसुम ने ब्राइडल लहंगा पहनने का एक सपना सिर्फ देखा था, आज उसके अच्छे ब्राइडल लहंगे के साथ साथ ढेरों ऐशो आराम का सुख, अच्छा पति, अच्छा ससुराल, सब कुछ उसके अच्छी किस्मत के कारण उसे मिल गया था।